नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान आपको क्लास नहीं मिल पाई थी और आपकी तैयारी भी कहीं न कहीं प्रभावित ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। फिर भी आपको हम एक नए माध्यम से, एक नए तरीके से क्लास को देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये तरीका आपको पसंद आएगा तो हम लोग आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू कर लेंगे अपनी क्लास को, और अगर आपको लगेगा कि नहीं, इससे बेहतर समझ में चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग अपने पुराने तरीके पर यानी कि वाइट बोर्ड के साथ हम आपकी क्लास को उपलब्ध कराएंगे। हम लोग छुट्टी से पहले यानी कि लॉकडाउन से पहले विश्व के भूगोल में जलवायु विज्ञान पढ़ रहे थे, और जलवायु विज्ञान में अब हम लोगों को बात करना है, जो जलवायु विज्ञान के बाद हम लोग अब बात करेंगे वो होगा आपका वायु दाब। तो वायु दाब यानी कि हम लोगों को अब पढ़ना है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर की बात हम लोग करेंगे। तो एयर प्रेशर में सबसे पहले आपको यही समझने की ज़रूरत है कि आखिर वायु दाब क्या होता है। वायु दाब क्या होता है इसको समझें। अगर इससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये दाब क्या होता है, यानी कि अगर हम लोग सबसे पहले प्रेशर की बात कर लें कि प्रेशर किसको कहा जाता है, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि आखिर वायु दाब क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप अपनी पीछे की कक्षाओं में पढ़े होंगे, 8th में 9th में आपने पढ़ा होगा, एक दबाव नाम का चैप्टर हुआ करता था, उसमें आपने इन चीज़ों को पढ़ा भी होगा, और वहाँ पर ये आपको बखूबी बताया गया है कि दाब क्या होता है। तो दाब का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल। यानी कि अगर हम लोग प्रेशर को डिफाइन करने की कोशिश करें कि प्रेशर किसको कहा जाता है, तो ये हो जाता है एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल। अब यहाँ पर समझना है कि एकांक किसको कहा जाता है। आप जानते होंगे कि एकांक का मतलब होता है कि जब लंबाई और चौड़ाई दोनों समान रहे, यानी कि एक और एक हो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि यह एक एकांक क्षेत्रफल है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल, यहाँ पर ध्यान आपको ये भी रखना है कि ये बल लंबवत होना चाहिए। लंबवत बल को ही हम क्या कहते हैं, फिर वायु दाब की संज्ञा देते हैं, दाब की संज्ञा देते हैं। अब यहाँ पर जो लगने वाला यह एकांक बल है, अगर इसका कारण, लगने वाले एकांक बल का कारण अगर वायु हो जाता है, तब उसी को हम लोग कहते हैं कि ये है वायु दाब है। और अगर लगने वाला बल का कारण अगर रक्त हो जाए, यानी कि ब्लड हो जाए, तब उसे ही हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं, या उसी को हम ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। एक सवाल आपसे सामान्य तौर पे पूछा जा सकता है कि जो किसी भी मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है वो एक होता है मैक्सिमम और एक होता है मिनिमम। तो एक आइडियल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपका कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, और मिनिमम कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। हम लोगों ने अब समझ लिया है कि आखिर वायु दाब क्या होता है, यानी कि वायु के द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल ही क्या होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि यह वायु दाब है, यानी कि वायु के ज़रिए यह लगा जाता है। अब आपको समझना है कि आखिर ये वायु दाब यानी कि जो हवाएं होती हैं या वायु का प्रवाह होता है, वायु प्रवाह का कारण क्या होता है, वायु में प्रवाह किस वजह से होता है,
तो वायु में जो प्रवाह होता है वो होता है अंतर अगर हो जाए वायु दाब में। तो ये किसकी वजह से होता है? तो आप समझेंगे यहाँ कि वायु दाब में अंतर के कारण, वायु दाब में अंतर के कारण हवाओं का यानी कि वायु का प्रवाह होना प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि हवाओं का जो प्रवाह होता है यानी कि वायु का जो प्रवाह होगा वो किस दिशा में होगा, ये एक बड़ा सवाल है और बड़ा कंसेप्ट भी आपके लिए है। किस दिशा में इसका प्रवाह होगा, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आंसर आपका क्या लगाएंगे आप? इसमें आपका आंसर होना चाहिए कि जहाँ पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से प्रवाह होना शुरू होगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाओं का प्रवाह होना प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत थी और इसके लिए आपको एक फैक्ट के रूप में सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि समुद्र तल पर जो एयर प्रेशर होता है इसका मान कितना होता है। तो समुद्र तल पर अगर हम लोग इसके मान की बात करें, इसके वैल्यू की बात करें तो ये होता है 760 मिलीबार के बराबर होता है, 760 मिलीबार के बराबर होता है। और इसका जो ग्राम भार में होता है वो होता है 1013.25 केजी भार इसका होता है और ये मापा जाता है समुद्र तल के आधार पर। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ों को समझा है वो वायु दाब का आपने पूरा परिभाषा समझ लिया कि ये होता क्या है, कैसे होता है। इसके बाद आपने ये भी समझ लिया कि वायु का प्रवाह किस वजह से होता है। तो वायु का जो प्रवाह होता है उसका भी वजह क्या है आपने ये भी समझ लिया। और फिर अब इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि वायु दाब का मान कितना होता है। तो इस तरह से इन सभी बातों आपको क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद हम लोग अगर चर्चा करते हैं आगे की बातें, तो एक आपको यहाँ पर फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है। फैक्ट ही उसको कहा जाएगा, वन लाइनर में आपके जीआईसी वगैरह में लिखने के लिए पूछा जा सकता है जो 50 वर्ड में आते हैं, या आप कहीं पर भी छोटे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए अगर आए तो आपको 2 लाइन में लिखने के लिए पूछा जा सकता है। एक होता है समदाब रेखाएं, इसका नाम आपने सुना भी होगा, समदाब रेखाएं। अब ये जो समदाब रेखाएं हैं इसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है आइसोबार। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं आइसोबार, आइसोबार। इसको कहा जाता है आइसोबार। अब समदाब रेखाएं क्या होती हैं? तो समदाब रेखाओं, सम यहाँ पर देखिएगा, इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर है एक सम और दूसरा है दाब, यानी कि समान दाब। क्या है? समान दाब वाले स्थानों को, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? समदाब रेखा इसको कहा जाता है। तो समदाब रेखा भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये आपको एक थोड़ा सा
बात समझने की ज़रूरत थी। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो होता है, एक आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है और आगे चलकर जब आप इसमें कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो उस कॉन्सेप्ट के लिए भी आपको इसे याद रखना है, इसको समझना है। अब यहाँ पर हालांकि हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अलग से इसको पढ़ना होगा, एक अलग टर्म देना होगा, तो उसको हम कहते हैं दाब प्रवणता, या इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। इसको क्या बोलेंगे? प्रेशर ग्रेडियंट इसको बोला जाता है। तो अब आपको बताना है दाब प्रवणता क्या है। प्रवणता का मतलब सीधा सा होता है कि इसमें थोड़ी सी कमी होती है या बढ़ोतरी होती है। कोई 2 पॉइंट होता है, एक पॉइंट मान लीजिए कि आपका ये बी हो गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया। अब इन दोनों के बीच में किस प्रकार का जो वायु दाब है उसमें जो डिफरेंस पाया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? दाब प्रवणता कहेंगे। तो यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ पर 1 MB है, यानी कि मिली बार है, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 मिली बार है। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 MB का है, तो यहाँ की दाब प्रवणता कितनी हो जाएगी? 1 MB हो जाएगी। तो इस तरह से दाब प्रवणता, और दाब प्रवणता का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है अगर, और इसका अगर हम लोग यूज़ देखें तो दाब प्रवणता ये वायु प्रवाह के लिए जिम्मेदार होता है। इसी की वजह से क्या होता है? वायु में प्रवाह होना प्रारंभ होता है, यानी कि एक यहाँ पर ढाल बन जाता है, जैसे यहाँ से लेकर के ये नीचे की तरफ एक ढाल बन जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रवणता की तरह, और ये प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है, इसकी डायरेक्शन ये हो जाती है। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पर वायु दाब होता है, वायु दाब को कुछ न कुछ कारक ऐसे हैं एटमॉस्फेयर में हमारे जो कि उसको प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर एक हम लोग हेडिंग देखेंगे, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, ये आपसे पूछा जाता है, और ये ही आपको कॉन्सेप्ट बनाने में भी मदद करेगा। आपको अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इक्वाटोरियल एरिया में किस प्रकार का प्रेशर होगा या किस प्रकार का दबाव होगा, या आपसे पूछा जाता है कि पोलर रीजन में किस तरह का प्रेशर होगा। तो ऐसे सवालों का जो आप जवाब देंगे उसके लिए आपको ये समझना है कि आखिर वायुदाब को ऐसे कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो इसको प्रभावित करने में हम लोग जो सबसे पहला लेंगे वो होगा हमारा तापमान, यानी कि टेम्परेचर की बात हम लोग कर रहे हैं कि वायु दाब को टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर अगर एक चीज़ समझा जाए कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए कि ये कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, और इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर तापमान कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, हम लोग दोनों कंडीशन को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कंडीशन रखते हैं कि तापमान यदि अधिक है तब क्या होगा। तापमान अगर अधिक है तब क्या होगा, तापमान कम है तब क्या होगा। अगर तापमान अधिक है, कहीं पर भी अगर तापमान अधिक है, तो तापमान आप समझते हैं कि तापमान जब ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर क्षेत्रीय प्रसार होता है। तापमान अधिक होने की वजह से क्या होगा, क्षेत्रीय प्रसार होगा, और जब क्षेत्रीय प्रसार होगा तो यहाँ पर वायु कण जो होंगे, वायु कण जो होगा वो दूर तक फैलेगा। ये क्या होगा, दूर तक फैलेगा, और जब ये दूर तक फैलेगा यानी कि वायु कणों के बीच में, कणों के बीच में गैप होगा या कणों के बीच में अंतर होगा।
और जब कणों के बीच में ये गैप होगा तो इसका मतलब है कि उसका जो घनत्व होगा, घनत्व क्या हो जाएगा, इसका घनत्व कम हो जाएगा। चूँकि आपको पता है कि घनत्व का जो सीधा सा मतलब होता है, घनत्व का मतलब क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कणों की मात्रा। यानी कि अगर हम लोग 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े किसी क्षेत्रफल की बात करें और इसमें जितने भी कण मौजूद होंगे वही उसका क्या होगा, वही उसका घनत्व होता है। जैसे आप जनसंख्या का घनत्व देखते हैं तो मान लीजिए कि ये कोई एक निश्चित देश है या एक निश्चित प्रदेश है, अब इसमें कितने लोग मौजूद हैं यही यहाँ का क्या होता है, यही हम कहते हैं इसको यहाँ का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि ये एकांक क्षेत्रफल है और इस एकांक क्षेत्रफल में जितने लोग मौजूद हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो जब तापमान बढ़ेगा तो तापमान बढ़ने की वजह से वायु के कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी और जब ये दूरी बढ़ेगी तो इनका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब घनत्व कम होगा तो ये हल्के हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि जब घनत्व कम होगा तो ये हल्के होंगे और हल्के होने पर कोई भी चीज़ अगर हल्की होगी तो वो ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, आपको सोच के बताना है, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर कोई चीज़ हल्की है तो ये क्या होती है, ये नीचे नहीं जाती है बल्कि क्या होती है, ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया कि अगर तापमान अधिक है, यहाँ पर समझना है कि अगर तापमान ज़्यादा है तब क्या होगा, वायु दाब कम होगा और ये वायु दाब क्या करेगा, इसको ऊपर उठाएगा, हवाएं जो हैं वो ऊपर उठेंगी। ये एक आपको यहाँ पर मंत्र मिल गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब कम होगा और वायु दाब कम होगा तो हवाएं क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की। अगर कम हो जाए यानी कि टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तब उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये आपको समझना है। तापमान अगर कम होता है तो ठीक यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी का उल्टा हो जाएगा, प्रसार न होकर के बल्कि यहाँ पर क्या होगा, संकुचन होगा। यानी कि हवाएं जो मौजूद थीं वो सिकुड़ने लगेंगी। संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, संकुचन का मतलब सिकुड़ना। ये हवाएं अब क्या होंगी, सिकुड़ने लगेंगी। हवाएं जब सिकुड़ेंगी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वायु कण क्या है, दूर तक फैलेंगे। ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर वायु कण नज़दीक आएंगे और जब नज़दीक आ जाएंगे तो कणों के बीच का गैप क्या हो जाएगा, कणों के बीच का गैप कम हो जाएगा। कणों के बीच का गैप क्या होगा, कम होगा। और जब ये कणों के बीच का गैप कम होगा तब घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। चूँकि अब कंडीशन उससे उल्टी हो जाएगी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो कंडीशन अब यहाँ नहीं रह जाएगी बल्कि इससे उल्टी हो जाएगी। कंडीशन मान लीजिए कैसे बनेगी, ये कोई एकांक क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर जो उपस्थित कण हैं वो काफ़ी सिकुड़े रहेंगे, काफ़ी सट के रहेंगे, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो घनत्व की बात हम लोग कर रहे हैं ये घनत्व क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जब घनत्व बढ़ेगा, जब घनत्व बढ़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब घनत्व बढ़ा है तब कण क्या होंगे, ये सभी कण क्या हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। और जब कण भारी होंगे तो वो नीचे बैठना शुरू करेंगे, नीचे बैठेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई। अब ये कण क्या होंगे, ये नीचे बैठना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग मंत्र की बात कर रहे हैं वो मंत्र क्या हो गया कि तापमान कम हुआ है। तो तापमान जब कम हुआ है तो वायु दाब क्या हुआ है, ये बढ़ा है। और जब वायु दाब बढ़ा है तो ये नीचे बैठेंगी, हवाएं यहाँ पर क्या होंगी,
नीचे बैठेंगी। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई, तो ये आपको याद रखना है, यही आपको काम आने वाला है आगे चल कर के। तो अब यहाँ पर एक अगर इन सभी बातों का जो तापमान से संबंधित हम लोग अभी ये बात किए हैं, इसके बारे में अगर हम लोगों को एक फार्मूले की तरह पर अगर सेट करना हो कि अगर तापमान से संबंधित इस तरह का कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा तो उसकी सेटिंग आप कैसे करेंगे। तो तापमान जो है इसका संबंध दबाव के साथ उल्टा है, यानी कि तापमान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि तापमान अगर बढ़ेगा तब दबाव घटेगा और तापमान अगर घटेगा तब दबाव बढ़ेगा, यानी कि तापमान और दबाव में उल्टा संबंध पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की, जलवाष्प की मात्रा की, और उसके साथ में हम लोग बात करेंगे समुद्र तल से ऊंचाई की। तो यहाँ पर हम लोग जो दूसरा पॉइंट हमारा होगा तापमान के बाद वो है आपका जलवाष्प। यहाँ पर हम लोग जलवाष्प की बात करते हैं कि जलवाष्प किस तरह से प्रभावित करता है। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हवा किसको कहा जाता है। हवा के लिए अगर हम लोग बात करते हैं यानी कि वायु हम किसको कहेंगे, तो वायु का मतलब होता है असमान गैसों का मिश्रण। असमान गैसों का मिश्रण इसको बोला जाता है वायु को। और यही वायु अगर एक निश्चित दिशा में, यही वायु अगर एक निश्चित दिशा में, निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर प्रवाहित होने लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। अब असमान गैसों का मिश्रण जो है वो हो जाता है वायु। अब यहाँ पर वायु के निचली परत में, वायु का आपने सुना भी होगा, जब हम लोगों ने वायुमंडल पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने 5 परतों की बात किया था, जिसमें क्षोभ मंडल यानी कि हम कह सकते हैं कि वायु की निचली परत में तकरीबन 98% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस अकेले पाई जाती है। यहाँ पर ये फैक्ट आपको समझना है कि वायु का जो निचली परत है, वायु की जो निचली परत है, वायु की निचली परत में करीब 98% क्या पाया जाता है, 98% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं अकेले। अब इन गैसों की तुलना में जलवाष्प का घनत्व जो होता है वो करीब 40% कम होता है। ये क्या है, इनकी मात्रा ज़्यादा है। अब बचा हमारा यहाँ पर 2%, करीब 2% में अन्य गैसें बची हुई हैं। अब इन अन्य गैसों में भी अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद आपको मिल जाएंगी जैसे ऑर्गन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन सभी गैसों में हमारी एक जलवाष्प भी है, यानी कि 2% इसकी मात्रा यहाँ पर, 2% से कम की मात्रा यहाँ पर अन्य गैसों की होती है। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर जो है, इसका घनत्व जो है, इसका घनत्व अन्य गैसों की तुलना में करीब 40% कम होता है। 40% ये कम होता है। और उसी की वजह से यहाँ पर आपको समझना ये है कि इन गैसों की तुलना में जलवाष्प का जो घनत्व है 40% कम है। अब वायु में जलवाष्प की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उसका घनत्व और भार उतना ही कम होगा, क्योंकि अगर किसी निश्चित क्षेत्र में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की मात्रा कम है और जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है तो निश्चित है कि वहाँ का जो वायुदाब होगा और भार होगा वो कम होगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि जहाँ पर जलवाष्प होगा
यानी कि एक फैक्ट यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं कि जहाँ पर जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, जलवाष्प की मात्रा जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर वायु दाब क्या होगा, वहाँ पर वायु दाब अपने आप कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि जो यहाँ पर ये जलवाष्प मौजूद है इसका भार और घनत्व जो है अन्य गैसों की तुलना में 40% कम है, इस वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप समझ सकते हैं कि नमी वाली वायु का भार कम और शुष्क वायु का भार ज़्यादा होता है। एक फैक्ट और इसको इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि अगर नमी वाली वायु का भार कम होगा और शुष्क वायु का भार अधिक होगा। बस यही आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं समुद्र तल से ऊंचाई की। नोट्स आपको मिला भी होगा। समुद्र तल से ऊंचाई की अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट के रूप में, समुद्र तल से ऊंचाई, तो समुद्र तल से ऊंचाई वायुदाब को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? तो आप जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर जो जी होता है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, जी का मान घटता है। जी का मान घटने के कारण वायुमंडल का घनत्व घट जाता है, जिसके चलते उसका भार कम हो जाता है और वायुदाब भी घटने लगता है। तो सामान्य तौर पर 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार की वायु दाब को में गिरावट दर्ज की जाती है। ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको नोट्स में हैं। ये थोड़ा सा एक कहानी के तौर पर आप इसको पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो चौथा नंबर है वो है गुरुत्वाकर्षण। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं वो सभी किस पर डिपेंड कर रहा है? ये सभी की सभी वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की हम कर रहे हैं और इनका उल्टा और सीधा जैसे भी आप कह लें ये संबंध किससे हो रहा है? ये घनत्व से ही जोड़ा जा रहा। और ये घनत्व जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तापमान से जुड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं जो वायु दाब है वो घनत्व और तापमान, इसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। यही आपका कहा जाए ना तो मेन कॉन्सेप्ट है यही, घनत्व, तापमान और वायु दाब। इसी की वजह से आप इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं, एक अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। कभी भी फैक्ट में कैसा भी सवाल आपसे पूछा जाएगा तो वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग फिर से अगर बात कर रहे हैं वायु दाब और गुरुत्वाकर्षण बल, तो यहाँ पर वायु दाब और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भी क्या होता है, वायु दाब में बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर पृथ्वी के हर एक स्थान पर वायु दाब जो होता है वो अलग अलग होता है और उसका एक बड़ा कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल। उसकी वजह से भी क्या होता है कि वायु दाब कम या ज़्यादा होता रहता है। तो इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं, अगर हाँ इसमें से अगर कोई भी बात ऐसी हो जो आपको समझ में ना आया हो कि ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। कहीं पर भी अगर कोई भी ज़रा सा भी डाउट आपको लग रहा हो तो। अब इसके बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और सवाल आपको यहीं से पूछा जाता है, विभिन्न प्रकार की वायु दाब पेटियाँ कौन कौन सी हैं? वायु दाब पेटियाँ। अब कौन कौन सी वायु दाब पेटियाँ हैं ये हम लोग समझेंगे अपने अगली क्लास में, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे ताकि आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें और इजी हो जाएं। थोड़ी सी चीज़ों को और हम लोग इजी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ।
तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हम लोग पहले अर्थ को बनाते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी वाली बात है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो हम लोग अगर समझें तो यहाँ पर आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल है ये, और नॉर्थ पोल का मतलब है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और दूसरी जो बात है उसको हम लोग कहते हैं साउथ पोल, या इसी को कह सकते हैं 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करें अगर, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो बात करने की ज़रूरत है वो क्या है, आपको यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पर एक लाइन होती है जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। अब इसके बाद भूमध्य रेखा के अलावा भी कुछ अन्य रेखाएं भी मौजूद हैं। वो रेखाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो यहाँ पर एक रेखा आप देखते हैं कि 66.5 डिग्री पर होती है ऊपर और 66.5 डिग्री नीचे। तो यहाँ पर दो रेखाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, एक यहाँ पर हो गया और दूसरा जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ में भी होंगी और 66.5 डिग्री साउथ में भी होंगी, ये दोनों रेखाएं यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर आपको और समझना है कि कौन सी और रेखाएं मौजूद होती हैं। तो एक रेखा यहाँ पर आप देखते हैं कि 23.5 डिग्री पर जाती है नॉर्थ में भी, और उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ में भी जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कैसे इसको आप समझेंगे, तो यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि इनका नाम क्या है। तो ये कितने पर होती है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये होता है 23.5 डिग्री साउथ में, और ये होता है 66.5 डिग्री साउथ में। इसको आप जानते ही हैं कि इसको हम लोग कह लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसके लिए हम नॉर्थ या साउथ कुछ भी नहीं लिखते हैं, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये लैटिट्यूड हैं, चाहे वो हम लोग 66.5 की बात करें, चाहे 23.5 की बात करें, चाहे 0 की बात करें, अब इसके बीच में पर्टिकुलर जो एरिया है, इसके बीच में कहीं न कहीं आपको कोई न कोई एयर प्रेशर का बेल्ट मिल जाएगा। और बेल्ट को हमने आपको उसी टाइम बताया था जब सामान्य भूगोल बता रहे थे। वास्तव में उसका यूज़ यहीं पर था कि बेल्ट का मतलब क्या होता है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं, या इसी को हम लोग कटिबंध कहते हैं, या इसी को हम लोग मान लीजिए कि एक तरीके से हम दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को डेनोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको पेटी भी बोला जाता है। तो इस तरह से दो अक्षांश का मतलब है कि अक्षांशों के बीच का जो एरिया होगा। अब यहाँ पर भी तो अक्षांशों के बीच का ही एरिया है, तो यहाँ पर भी कुछ अलग प्रेशर होगा, इस एरिया में भी वही प्रेशर होगा जो कि 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ तक था। लेकिन अब यहाँ का एरिया क्या होगा, ये बदल जाएगा। यहाँ का एरिया जो रहेगा एयर प्रेशर, यहाँ कुछ और रहेगा, और अगर देखा जाए तो यहाँ का भी एयर प्रेशर कुछ और रहेगा। यानी कि एयर प्रेशर जो है ये बदलता रहेगा हर जगह पे। अच्छा, अब ये किस वजह से बदल रहा है, तो इसके जो बदलने का महत्वपूर्ण कारण है वो है आपका तापमान। इसी तापमान की वजह से क्या होता है, तापमान की वजह से ही क्या होता है, ये प्रभावित होता है। और ये तापमान किस तरह से इसको प्रभावित करता है, तो ये तापमान जो है वो प्रभावित करता है सूर्य के उत्तरायण और
सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से क्या होगा, इसमें परिवर्तन होता रहेगा। अब मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें किस क्षेत्र में सन चमक रहा है, मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करते हैं कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, मान लीजिए कि सूर्य कहाँ पर है इस समय, ये इक्वेटर पर ही है। मान लीजिए कि सन यहाँ पर है। अब सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कहाँ पहुँचेंगी, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही इनकी लंबवत किरणें वर्ष भर चमकती रहती हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तापमान ज़्यादा होगा, और तापमान जब ज़्यादा होगा तो आपको हमने बताया था कि वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम हो, प्रेशर यहाँ पर कम होगा। ठीक उसी तरह से आप जब से ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसकी तुलना में क्या होगा, तापमान जब थोड़ा सा कम होगा तो प्रेशर भी थोड़ा सा, तापमान अगर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे पोलर रीजन में, पोलर एरिया में जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तापमान बहुत नीचे हो जाएगा, तो प्रेशर भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, तापमान की वजह से वायु दाब प्रभावित होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, एक कारण जो होता है वो तो आपका सीधा सीधा तापमान हो गया, और दूसरा जो कारण होता है वो होता है पृथ्वी की गतियाँ। इसको हम लोग गत्यात्मक कारण भी इसको बोला जाता है, पृथ्वी की गतियाँ। अब आप आगे चल कर के देखेंगे कि इन्हीं पृथ्वी की गतियों की वजह से ही क्या होता है कि हवाएं ऊपर उठती हैं और किसी अन्य स्थान पर नीचे की तरफ गिरती हैं। तो ऊपर उठना, नीचे गिरना, तो जब कोई हवा ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो उसका भी कोई न कोई एक अपना प्रेशर होगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगी। तो इस तरह से वायुदाब के लिए सिर्फ एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि इससे ज़्यादा कारक जिम्मेदार होते हैं। और इन्हीं दोनों कारणों का प्रयोग करके हम लोग अगली क्लास में अपने बात कर लेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं, कुल कितनी हैं, और उनकी क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। इन सभी की चर्चा हम लोग अपने अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।